यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। तो इसमें 2022 का सेट नंबर 2 हल कराने वाला हूँ। यदि आपने 2023 के अनसोल्ड पेपर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके इन वीडियो को आप देख लेना। चलिए भैया ज़्यादा ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर संख्या 146 156 संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलो कैसे करते हैं देखना। तो इसको हम साइड पे लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से काटी 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 आपका हो जाएगा 2 3 6 2 9 18। फिर से 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 3 6 और 2 अट्ठे 2 9 18 3 से काटिए 3 1 3 3 3 9 और 13 1 13। तो इसको लिखेंगे हम 156 बराबर, देखो 2 से 2 बार काटा 2 गुणा 2 तो 2 पे घात 2 गुणा 3 और गुणा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मिला विकल्प नंबर कौन सा सही है? इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए बाप। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो सेक है तो आपको टेबल याद होगी कि यहाँ पे सेक है तो सेक में ही देखे ये मान किसका होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर, ये सेक 60 का मान होता है, ये सेक 60 का मान होता है। सेक से सेक चला जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा 60 अंश। ये इसका आंसर आ गया। ये आंसर मिलाते चलिए अपना। ठीक है, पहले का बी होगा यानी प्रश्न नंबर 1 का बी होगा और प्रश्न नंबर सी का वो सी होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे समीकरण दे रखा है 3x² माइनस का 12x और प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होंगे तो प्यारे बच्चों ये a बराबर 3 होगा, b बराबर माइनस का 12 होगा और c बराबर m होगा। और जब मूल बराबर होंगे तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा b² माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल समान हो तो ये सूत्र लगाना पड़ता है। तो b का मान माइनस का 12 होल वर्ग है माइनस 4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। तो हमारा ये हो जाएगा 12 बार 144 और माइनस 4 12m हो जाएगा बराबर 0। 12m को उधर भेज दो तो 144 बराबर 12m हो जाएगा। तो 12 1 12 12 बार 144 तो m बराबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक, चलो जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। चलो भैया इसको भी देख लो। यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे हम। एक हमारा समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक, तो इसका नाम A B और C। तो इसकी भुजा प्यारे बच्चों 2a और ये 2a समबाहु त्रिभुज की प्रति भुजा बराबर होती है। ठीक, इसकी भुजा 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई होगी, शीर्ष लंब की लंबाई होगी, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, इसकी तो यहाँ पर नाम कोई लिखने P, हमारा नाम मान लो P है यहाँ पर। तो बेटा इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो जब इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र आपका याद है। तो यहाँ पे लिखो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर शीर्ष लंब की लंबाई बराबर, ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है उसी के लिए है। तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा a√3 इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये 90 अंश कोण होगा। ठीक, ये वाली भुजा 2a है और ये वाली भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी a है, ये वाली भुजा a है
यानी ये वाली भुजा 2a है तो ये a हो जाएगी यहाँ से, लेकिन यहाँ तो उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, ए बी की आधी। अब ये हमारी 2a है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, उससे भी निकल के आ जाएगा इसके मान, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो 1 से 10 तक की सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। अब इनका समांतर माध्य, तो माध्य बराबर, देखो बेटा पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा ये 12/2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो अंतर 6 निकल के आएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर है हमारा 6। ये नंबर 5 था हमारा, ठीक है, 5 नंबर है। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 में 2 बिंदु रखें, यानी पी के निर्देशांक 2, -3 तथा 10, y, इनके बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी सूत्र होता है हमारा √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। अब अंडर ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वाला मान है हमारा x1 का, ये वाला y1 का है, ये वाला है x2 का और ये वाला है y2 का। यही वाले इसमें मान लगाने हैं हमें। तो x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 0 और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान -3, y2 का मान y, इसका होल वर्ग, ठीक। तो इसे ये 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और यहाँ से प्लस -3 और माइनस y का होल वर्ग इतना। और प्यारे बच्चों बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, बीच की दूरी 10 मात्रक, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब ये वाला अंडू हटेगा तो यहाँ पे घात लग जाएगी, ठीक, 10 पे घात 2 हो जाएगा तो ये बनेगा 100। तो जब ये 100 बन जाएगा 4 को उधर लाएंगे हम, 4 को उधर लाएंगे, ठीक, इस प्रकार ये। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये -3 माइनस y का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों हमने गलती कर दी थोड़ी, ये x2 है तो x2 का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लगाइए भैया, तो यहाँ माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8। इसका वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा भाई, 64 इधर आ जाएगा, ठीक है इस प्रकार। अब यहाँ कितना बचेगा, ये हमारा 36 बचेगा। तो 36 बराबर -3 माइनस y का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो ये प्लस -36 इस प्रकार बराबर -3 माइनस का y का होल वर्ग इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखेंगे प्लस -6 और बराबर -3 माइनस का y, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ से हम क्या करें, -3 को उधर भेजेंगे, जब -3 को उधर भेजेंगे तो माइनस y बराबर हो जाएगा प्लस -6 और प्लस का 3, ये चीज। अब यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर या पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे प्यारे बच्चों देखो ये वाला चिन्ह बदलेगा और कहीं भी चिन्ह नहीं बदलेगा, खाली यहीं पे चिन्ह बदलेगा, ये वाला देखो -y बराबर 6 + 3, तो -y बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब ये माइनस का चिन्ह इसमें लग जाएगा तो y बराबर -9 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यही वाला चिन्ह बदलेगा, यहाँ वाला, और चिन्ह कहीं नहीं बदलेगा। तो -y बराबर -6 प्लस का 3, तो -y बराबर माइनस का 3 बचेगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 3 बचेगा। यही दोनों आंसर आ गए, -9, ठीक मिलाइए, -9, बी आंसर इसका सही हो गया। अब प्रश्न नंबर आपका है 7 और इधर देखो प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 3 बिल्कुल एक जैसा सवाल है, ठीक है, बस थोड़ा नेक चेंज हो गया। और कैसे करते हैं देखना भैया। प्रश्न नंबर हमारा 7, अगर आपको भैया प्रश्न नंबर 7 आता है थोड़ा आगे वीडियो आगे बढ़ा दीजिए आराम से, जो आपको नहीं आता वहां से जाके आप देख लीजिए जाके। +2m बराबर 0, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों a बराबर 3 हो गया,
बी बराबर -12 हो गया और सी बराबर m हो गया हमारा, सॉरी माफी चाहता हूँ, सी बराबर 2m हो गया। ठीक, ए बराबर 3, बी बराबर -12 और सी बराबर 2m। तो यहाँ पे हमें m का मान निकालना है तो सूत्र लगाना पड़ेगा b² - 4ac बराबर 0। जब मूल समान होते तो आपको सूत्र ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, मूल बराबर हो या समान हो तो आपको सूत्र यही रखना पड़ेगा। तो b का मान -12 का होल वर्ग -4, ए का मान 3 और सी का मान है 2m बराबर 0। तो बेटा ये 144 हो जाएगा, माइनस 4 12 और 12 दूनी 24 m बराबर 0। 24 को इधर भेज दीजिए तो 144 बराबर हो जाएगा आपका 24 m। ठीक है, जब इसे काटेंगे तो 24 एकन 24 और 24 छक्का इतना होता है 144। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा हमारा 6। ये इसका आंसर आ गया। चलो जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद अगला देखिए प्रश्न। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए 1/2 बेटा, इसमें आधार कितना देखो, आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 है। इसको कैसे करेंगे भैया? प्रश्न नंबर 9 कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य संख्या यानी माध्य बराबर लिखेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखनी है, ठीक है। तो देखो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 और +23 और प्लस का है हमारा 29। ये हमारी हो गई है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और बटा जितनी संख्याएं यानी माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कितने पद हैं हमारे पास? 10 हैं, इन सब का योग और बटा 10। अब देखिए, देखो जो हमने एक सूत्र आपको पीछे सवाल में बताया था, पहली संख्या अंतिम संख्या का जोड़ बटा 2, वह सूत्र उसमें लगेगा यदि संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा, तब वो सूत्र लगेगा। यहाँ पे संख्याओं के बीच में समान अंतर नहीं है तो आपका सूत्र यही लगेगा, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही सूत्र लगेगा। अब इन सभी संख्याओं का जोड़ होगा हमारा 129। तो 129 और बटा 10, जब इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो 12.9 निकल के आएगा। मिला हुआ आंसर कहाँ पर है भैया इसका? और इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर सी हो जाएगा विकल्प। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर हमारा है यहाँ पे 10 नंबर, इसे कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 10, यानी a बराबर दे रखा है x पे घात 3 और y पे घात 2। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x गुणा y ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर b बराबर संख्या दे रखा है x y पे घात 3। ठीक, तो इसको लिख सकते x गुणा y गुणा y गुणा y। अरे भैया x पे घात 3 है तो उसे 3 बार लिख देंगे, y पे घात 2 है तो उसको 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले x लिखेंगे, फिर y पे घात 3 इसे 3 बार लिखेंगे। अब इसका पूछा मासा, तो यहाँ पे ऐसे लकीर कर दो, यहाँ लिख दो मासा। ठीक, मासा में का तो जोड़ा बनाया जाता है। देखो एक x का जोड़ा ये बन गया तो x लिख दीजिए, और इसके बाद एक y का ये बन गया, एक y का ये बन गया, यानी एक x 2 y बन गई। इसे हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। अब प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक मूल बहुपद इतना
का 2 है तो k का मान ज्ञात करिए। चलिए इसको कैसे करेंगे देखना पहले भाई। तो हमारे पास प्रश्न निकल के जो आया है वो प्रश्न नंबर है 11। तो यहाँ पे दे रखा के एक्स स्क्वायर प्लस का 3k प्लस का k बराबर 0 का 2 है, यानी एक मूल इसका 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 2 हो गया। 2 रखने पर जब इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो देखो यहाँ पे k ये 2 पे घात 2 प्लस 3 यहाँ पे 2 प्लस k, ठीक। प्यारे बच्चों गलती हो गई यार, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ 3x है, ठीक। यहाँ पे 3x है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही रखा जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा ये 0। अब ये 4k हो जाएगा, 4k प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस ये हो जाएगा k और बराबर 0। 4k और ये 1k तो कितना हो जाएगा 5k और ये 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो k बराबर निकलेगा माइनस का 6/5, ये आंसर निकलेगा। चलिए जल्दी से नोट कर लो इसको भैया। और विकल्प नंबर इसमें हो जाएगा हमारा डी सही। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, शून्य कितने, यानी शून्य -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। देखो समझो, अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न थोड़ा जूम करके दिखा दें हम आपको, कुछ सवाल नहीं यहीं पे हल हो जाएंगे, ठीक। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ शून्यक, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे बता दूं, जब 2 शून्यक होते हैं, जब 2 शून्यक होते हैं तो बहुपद की संख्या यानी बहुपद की जो घात होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 शून्यक हैं, कितने 2 हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर समीकरण x बराबर 0 y बराबर 3 के हल होंगे। जब x, देखो यहाँ पे जो रेखाओं के प्रकार होते हैं, प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं और संपाती रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो इसका एक हल दिया हुआ है 0 और 3, इसका एक हल दिया हुआ है। तो यह एक हल किस में होता है, अद्वितीय में होता है, अद्वितीय में एक ही हल होता है और समांतर में कोई हल नहीं होता है और संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे 0,3 अगर निर्देशांक बनाएंगे तो 0,3 बनेगा, 0,3 बनेगा। तो इसका एक ही हल है, तो वो कौन है, अद्वितीय हल है, ये कहलाएगा इसका आंसर, ठीक है ये। चलिए अगला देखिए, द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 = 0 के मूलों की संख्या हो गई। देखिए यहाँ पे ये इसका उल्टा है, यहाँ पे क्या मूल दे रखे थे, तो बहुपद की संख्या पूछ रहा था। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है तो मूलों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो बहुपद की घात कितनी है प्यारे बच्चों, बहुपद की घात यहाँ पे 2 है तो मूलों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद की घात 3 है, यदि बहुपद की घात 3 है तो मूलों की संख्या 3 होगी। यदि बहुपद की घात 4 है, ऐसे समझिए आप, देखो समझा रहे थोड़ा हम आपको अलग से। जैसे कि मान लो x पे घात 4 प्लस का 7x² प्लस का 8x प्लस का 6 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो घात कितनी, 4 घात आई है। जब ये 4 घात है तो शून्यकों की संख्या, यानी शून्यकों की संख्या हमारे पास होगी 4 होगी, ठीक है। अगर यहीं पे 3 घात समीकरण लाए, 3x पे घात 3 प्लस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 7 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे घात 3 आई है तो शून्यकों की संख्या अर्थात x के मान 3 होंगे। यहाँ पे घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ समझिए, फिर एक बार से देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 15 है। तो यहाँ पे AP दे रखी है 7, 11, 15, 7, 11, 15 डैश 107 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए, का अंत से 7वां पद। प्यारे बच्चों बता दो इसका आंसर गलत है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे देखना। तो इस श्रेणी को जब भी अंत से पद पूछा जाए तो श्रेणी को पलटेंगे हम। कैसे पलटेंगे देखना जरा ध्यान से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे 107 फिर डैश 15 11 और ये 7। ठीक, तो जब अंत से यानी अंत से पद पूछा जाए तो आप श्रेणी को पलट देना इस प्रकार। अब ये वाला मान बन जाएगा ए का, तो ए बराबर बनेगा 107 और डी बराबर निकालना है 11 माइनस 15, तो डी बराबर माइनस का 4 निकलेगा। अब अंत से 7वां पद पूछ रहा है तो बस करना भाई, ये कुछ नहीं नया है। A7 बराबर A प्लस 6D, ये A7 बराबर A प्लस 6D। तो मान लगा दीजिए A प्लस 6 और D का मान -4 है। यहाँ पे A का भी मान लगा देते 107 लगा दीजिए, यहाँ पर 107 रख दीजिए। ठीक, 107 है ये। तो हमारा ये हो जाएगा 107 और प्लस माइनस 6 चौक 24। जब इसे हम घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और 10 में से 2 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो हमारा प्रश्न गलत है। ठीक है, आंसर नहीं है इसमें, फिलहाल आंसर इसका ये 83 होगा। चलिए इसको देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 15 के बाद 16 नंबर। कैसे करते हैं देखना। अभी जो प्रश्नावली हमारी 5.2 है, 5.2 प्रश्न नंबर 17, 3, 8, 13 और डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरह करेंगे। कैसे करेंगे देखना, और पर इसका आपको आंसर भी दिखा दें हम। 5.2 प्रश्न नंबर 17। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद कितना, 158 है। इसका आंसर 158 लाना है। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले AP लिख लो यहाँ पर। ठीक, NCERT प्रश्नावली हमारी है 5.2 और क्वेश्चन नंबर हमारा 17। तो यहाँ पे जो AP दे रखी है 3, 8, 13 और डैश 253। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी को पलटेंगे तो 253 डैश यहाँ पे लिखेंगे 13, 8 और ये 3। तो A का मान हो जाएगा 253 और D का मान 8 में से 13 घटाएंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब इसके बाद अंत से 20वां पद चाहिए, तो A20 बराबर A प्लस 19D। मान लगा दीजिए, यहाँ पर A का मान कितना है, 253 है, प्लस 19 गुणा माइनस का 5। ठीक है, ये वाला -5 है। तो आपका ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस 19 पना 95। अब इसे घटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे रह गया हमारा 4 और यहाँ से दहाई लेंगे 14, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा 1 और यही आपको आंसर लाना था। ठीक है, तो वो हमारा आंसर गलत है। ठीक, क्या नाम है, जो प्रश्न नंबर 15 का आंसर गलत है। ठीक, इसका 83 ही होगा। कितना होगा, 83 होगा। सही कर लीजिए वहाँ पर। चलिए भैया प्रश्न नंबर पर एक बार इसको पूरा देख लें। अब प्रश्न नंबर हमारा है ये 15 के बाद 16। कैसे करते हैं देखना। 16 के यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु हमारे पास हैं 2, 3, 4, 6 और 0, 0। तो बेटा केंद्रक के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो ये वाला होता है x1 और ये वाला होता है y1, ये होता है x2 और ये होगा y2 और ये होगा x3 और ये होगा y3। तो केंद्रक के निर्देशांक सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये इसका सूत्र होता है। मान लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो x1 का मान 2 प्लस 4 और प्लस 0 बटा 3, y1 का मान 3 प्लस 6 और प्लस 0 बटा 3। तो यहाँ पे 6 बटा 3 हो जाएगा,
यहाँ पे 9/3 हो जाएगा, इसे काट दीजिए, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, तो आंसर आ जाएगा 2/3। चलिए प्रश्न को एक बार देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 के बाद 17, ऐसे कैसे करेंगे देखना भाई। प्रश्न नंबर 17 हमारा, इसमें बताना है पी बी ए का मान कितना है। कहाँ पे है पी बी ए, इसका मान बताना है कि इसका मान कितना है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं थोड़ा, देखिए जब ये वाला कोण हमारा 50 का है तो ये भी 50 का होगा। ठीक, कितने का होगा? 50 का होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप दिखाने हैं, ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप दिखाने। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ये वाला 50 का है तो प्यारे बच्चों ये भी 50 का होगा। ठीक हमारा। अब यहाँ पे एक कोण दे रखा है, ये वाला 30 दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे इस कोण का नाम लिख दो पहले यहाँ पर। आप यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर कोण ए पी बी बराबर कोण डी पी सी, डी पी सी बराबर 50 अंश। और इसके आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतना बटा इतना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पहले त्रिभुज का नाम लिख लो ऊपर आप, त्रिभुज ए पी बी में तथा त्रिभुज डी पी सी में, डी पी सी में इस प्रकार। तो यहाँ पे ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे ए पी बटा पी डी बराबर, अब लिखेंगे बी सी यानी बी पी बटा पी सी। ठीक, इसका मान है 6/5, इसका मान है 3 और बटा 2.5। अब इसका देखो दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे। अब ये 5 से काट दो, 5 से 31, 5 25, तो 6/5 और बराबर 6/5। अब ये बेटा देखो एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है और दो भुजाएं समानुपात में, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज, जो शुरुआत में लिखा था यही दोनों त्रिभुज समरूप है हमारे। त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी पी सी। जब प्यारे बच्चे समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण हमारे कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब ये 50 का तो ये 50 का है, ये कितने का? 30 का, तो ये वाला भी हमारा 30 का होगा। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में हमें दो कोण मिल गए, एक ये और एक ये मिल गया, तो एक ये और एक ये मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में। और भाई सीधी सी बात ध्यान रखिए, देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो 80 और 180 में से घटा दो, कितना बचा? 100। तो आंसर इसका 100 आ गया है। अगर लेकिन यही प्रश्न लिखने के लिए आ जाए 2 नंबर में तो इस प्रकार लिखेंगे आप। तो ए पी बी में तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस, चलो पी कर लो यहाँ पर, प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो बेटा ए का मान कितना है? ए का मान 30 अंश है। ठीक, और पी का मान 50 अंश है, और कोण बी का मान हमें पता नहीं, बराबर 180 अंश। तो ये 80 को उधर भेजेंगे तो कोण बी बराबर 180 माइनस 80, तो कोण बी बराबर 100 अंश। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर लिखने के लिए आए तो आपको ये कितना करना है, अगर मान लो विकल्प में आए तो जब विकल्प में आए तो बेटा ये हमारा कितने का? ये 50 का है, ये 30 का, तो ये 30 का देख के, यानी कि ये 30 का तो ये 30 का हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे आपका 80 हो जाएगा, और 80 है 180 में से घटा दो तो 100 बचेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 17 के बाद प्रश्न नंबर 18 कैसे करते हैं देखना आप। अब प्रश्न नंबर 18 है तो इसमें हमें क्या बताना? एटी की लंबाई बतानी, यानी इसकी माप बतानी, ये वाली। ठीक, तो प्यारे बच्चों थोड़ा बता दूं आपको, देखो ये कोण 90 अंश का होता है, ठीक, ये कोण 90 अंश का हो, तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब हमारी, ये लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस लगा देंगे, और कॉस होता है आधार बटा कर्ण, कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लगा देंगे कॉस 30
कॉस थी, देखो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये वाली भुजा आधार बची है। तो कॉस हमें इसका मान चाहिए, तो कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 बटा कर्ण कितना है हमारा, OT है, ठीक, OT लिख देंगे यहाँ पर OT। अब कॉस 30 का मान √3 बटा 2, और इसका मान 80 का तो मान पता नहीं है। अब इसके बाद 80 है यार भैया प्यारे बच्चों, 80 है, ठीक है यहाँ पर, और OT का मान कितना है, OT का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पहले 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, कैसे गुणा कर दो, 80 का 1 में करेंगे तो 80 बराबर, और 2 का √3 में करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है आप इतना, ये इसका आंसर आ गया। मिला लो विकल्प भैया, भाई सही कर लीजिए आप, तो इसमें पहला ही सही हो गया आपका। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19 है, साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो साइन होता लंब बटा कर्ण, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार निकालेंगे, तो सूत्र लगाएंगे कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो यहाँ पे 13 का वर्ग, आधार तुम्हें पता नहीं, इधर 5 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 169 हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग, ये हो जाएगा 55, 25 को उधर ले आएंगे, तो 169 माइनस का 25 बराबर आधार का वर्ग, तो ये बचेगा हमारा 169 है ना, ये यहाँ 4 बचेगा, एक तो 44 बचेगा, ठीक है, बराबर आधार का वर्ग, तो आधार बराबर निकलेगा हमारा 12। तो यहाँ पूछा है कॉस ए का मान कितना होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो मान लगा दीजिए, आधार कितना है 12 है, और कर्ण कितना 13 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, तो यहाँ पे कह रहा है बहुलक निकालने का सूत्र है। अब भैया इतने आपने सवाल बहुलक वाले लगाए हैं, तो इसमें कौन सा सूत्र है, तो प्यारे बच्चों इसका ये पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर देखिए, खंड बा यानी संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF अर्थात मासा और लासा ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखना आप, तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, तो सबसे पहले 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 तियां 6 और 13 एकन 13, 91 काटिए यहाँ पे, तो ये 7 से कटेगा, तो 7 एकन 7, यहाँ पे 2 बच गया, 7 तियां 21 और 13 एकन 13, तो नई लाइन से लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13, ठीक। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर, मासा देखो कौन सा जोड़ा बन गया, 13 का बन गया, तो मासा बराबर हो गया 13, और लासा बराबर लिखेंगे हम, लासा बराबर, ठीक है। तो पहले तो मासा लिख लो आप, मासा लिख लिया हमने 13। अब जो संख्याएं बची हैं कौन कौन सी बची हैं, इन दोनों का गुणा करके लिखो, 7 दूनी 14, गुणा करा दीजिए इसका, तो 14 3 42 हासिल 4, 14 1 14, 14 4 18, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। जल्दी से नोट करिए इसको भैया। अब प्रश्न नंबर अगला है यहाँ पे खा खरगोश, तो यहाँ पे 4x प्लस py प्लस का 8 और बराबर 0। पहले इसको देख लें एक बार प्रश्न आपको भैया, वीडियो को रोक के आराम से देख लिया करें। और दूसरा समीकरण है यहाँ पर 2x प्लस 2y और प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो p का मान कह रहा है, ठीक, p का मान ज्ञात करिए, और अद्वितीय हल है प्यारे बच्चों, क्या है अद्वितीय हल। चलिए कैसे करते हैं देखना, तो यहाँ पे अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये होता है प्यारे बच्चों सूत्र आपका, ठीक। तो यहाँ पे यही काम करना हमें, तो ये 4/2 लिखेंगे, 4/2 और नॉट इक्वल यहाँ पे लिखेंगे p/2, p/2, इसको हल कर देंगे, तो ये 2 से 2 काट दीजिए ना, तो यहाँ पे p बराबर नॉट इक्वल 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा गागमला, गागमला पहले का गागमला, ठीक है ये।
अब यहाँ पे एक घन का आयतन इतना दे रखा है, उसको आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखें घन का आयतन है 1331 ये दे रखा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों घन का आयतन होता है भुजा क्यू और बराबर यहाँ पे जो 1331 है ये 11 घन है, ठीक है। और भुजा क्यू को हम ए लिख सकते हैं, ए पे घात 3 बराबर 11 पे घात 3। तो प्यारे बच्चों घात से घात कट जाएगी तो ए बराबर 11 निकल के आएगा। अब पूछ रहा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक ये। तो यहाँ पे 6 गुणा 11 का वर्ग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 6 गुणा 121 हो जाएगा। तो 6 एकन 6 5 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। वीडियो को रुक कर आराम से नोट कर लिया करें। प्रश्न नंबर है, कहाँ चला गया यार, पहले का घा घड़ी। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसे कैसे करेंगे देखा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले तो भैया नंबर लिख लें, पहले का घा घड़ी माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, तो 3√2 बराबर p बटा q। तो आगे लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं और q नॉट इक्वल 0। अब प्यारे बच्चों देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा भैया, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो जो यानी कि अंडरूट वाली संख्या आपको अकेली रखनी है। तो इस 3 का लगाएंगे भाग, तो आपका हो जाएगा √2 बराबर p बटा 3q इतना। बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया आपका। ये देखो इस 3 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा। बस जैसे ही अपरिमेय संख्या 61 हो जाए तो बस यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, तो p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। p बटा q एक परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो अतः 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ये इसका हो गया हल, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लें एक बार पूरा। इसमें इतना ही करना है आपको, ठीक है। जो खाली ये वाले सवाल होते हैं ये थोड़े लंबे होते हैं। √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, इस प्रकार के सवाल थोड़े बड़े होते हैं। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 5। 5 नंबर कह रहा 6 मीटर लंबी यानी 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया। देखो 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, ठीक है, भूमि पर 4 मीटर लंबी है, यानी भूमि पर 4 मीटर लंबी है।
ये जो क्या नाम है इसका 6 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी छाया 4 मीटर है इस प्रकार। जबकि उसी समय मीनार की छाया, पहले इतना काम करिए यहाँ पर, इसका नाम ए और बी और ये सी। अब एक मीनार है इस समय, ठीक है, कहाँ गया प्रश्न ये। जबकि उसी समय मीनार की छाया 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर। देखो समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपका एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर ये स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर ये स्तंभ है जिसकी लंबाई हमारी 6 मीटर है, तो इसकी छाया कितनी होगी 4 मीटर होगी। फिर दूसरी जगह पे एक मीनार है ये वाली हमारी, तो उसकी छाया है हमारी 28 सेंटीमीटर, कितनी है 28 मीटर। तो इसकी छाया 28 मीटर नापी गई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे नाम एबीसी ली, यहाँ पे पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो आपको संगत भुजाएं समानुपात में लगा देनी है। तो यहाँ पे h/6 लिख लो, h/6 बराबर, यानी h/6 पहले इसकी भुजा लिखी, बटे में इसकी भुजा लगाई है। अब पहले ये लिखेंगे 28/4 नीचे लिखेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, कैसे गुणा करा दो, h का 1 में करो h हो जाएगा और 7 छक्का 42 मीटर। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई होगी वो हमारी कितनी होगी 42 मीटर होगी। इसका हो गया हल भाई, ठीक। चलिए जल्दी से कर लीजिए नोट, वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, हाँ 4 चम्मच कैसे करते देखना। तो प्रश्न नंबर 4 चम्मच ऐसे कैसे करेंगे देखना। तो साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हुआ है, और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है भैया, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 5 है, कर्ण है हमारा 13, ठीक। तो यहाँ पे अब प्रश्न देखिए, अब प्रश्न में क्या क्या चीज आई है, साइन, अब इसमें कॉस का मान निकालना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा 13 का वर्ग हो जाएगा और आधार हमें पता नहीं, यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 169 माइनस 5 25 और बराबर आधार का वर्ग। तो आधार बराबर निकलेगा हमारा अंडूड 144, ठीक है। तो ए बराबर 12, यानी आधार 12 निकल के आ गया। अब प्रश्न में देखिए कॉस का मान निकालना है आपको, कॉस, तो पहले कॉस का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा 12 निकला और कर्ण हमारा कितना 13 है, ये कॉस थीटा का मान मिल गया हमें, ठीक। तो ये वाले यानी साइन का मान 5/13 और कॉस का मान 12/13 प्रश्न में रख दो आके यहाँ पे। तो देखिए 5 गुणा साइन थीटा का मान है 5/13 प्लस 4 गुणा कॉस थीटा का मान है 12/13 और बटा, यही काम नीचे करना है। तो 5 गुणा 5/13 और माइनस 4 गुणा 12/13 इतना। अब इसको हल करेंगे तो ये 5×25 हो जाएगा, 25/13 और ये प्लस 5 चौक 48/13 और बटा, तो ये 25/13 हो जाएगा और माइनस 48/13 हो जाएगा इतना। अब प्यारे बच्चों देखो, इसकी जब हर समान, जब ये हर समान होते तो अंत जुड़ जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा 8 5 13, 4 और 2 6 और 1 7 बटा 13, फिर बटा यहाँ पे घट जाएगा ये, तो -8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा बटा 13। तो ये 13 से 13 कट जाएगा, तो जो माइनस चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 73/23। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका आंसर भी तो मैच कर ले हम। ठीक, आंसर हमारा ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ से आपका 2 चलेगा। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला यहाँ पर है, दूसरे का का। तो ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 क्रमागत
क्रमागत, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो एक हो जाएगा प्यारे बच्चों x और एक x प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे एक की जगह 2 होगा, ठीक है, एक की जगह पे 2। तो माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक एक x और एक x प्लस 2। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके वर्गों का योगफल। तो देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल वर्ग, इनके वर्गों का योगफल है हमारा 290। अब इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे देखना भाई। तो प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा बराबर 290। अब ये x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4x हो जाएगा और प्लस का 4 इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 290 हो जाएगा बराबर 0। तो आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 286 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखो 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 का भाग लेगा। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6 बराबर 0। तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा 143। तो प्यारे बच्चों 143 के ऐसे गुणनखंड करो, 143 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे 2 मिले, ठीक है। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 11, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 143 आएगा, इन दोनों घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस का 143 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 13x हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा, माइनस का 143 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 और बराबर 0। तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13 और माइनस वाला उत्तर आपको पता ही अमान्य हो जाता है, अमान्य। अब x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, संख्या 1x थी और 1x प्लस 2 थी। तो x का मान 11 निकल के आया, तो 11 यहाँ रख दो, 11 2 13, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। और प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। बस आप कमेंट में हमें सुझाव देते रहिए भैया, और हम प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। ऐसी बात नहीं उससे बात ना करें, उसका हम रिप्लाई भी देते हैं बच्चे का। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खा, दूसरे का खा लिख लें। तो एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए भैया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ नब्बे पाई है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक, पाई आर एल, पाई आर ये एल अंदर होगी, ठीक है, यानी कि आर प्लस एल। जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और कोष्ठक के अंदर आर प्लस एल बराबर 90 पाई। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर, तो ये बचा हुआ आर, फिर आर प्लस एल का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लगा देंगे बराबर 90, ठीक। इस प्रकार अब यहाँ पे क्या करें, आर का अंदर गुणा करो। जब आर का अंदर गुणा करेंगे तो आपका ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 13 आर, इसको अंदर ले आई तो माइनस का 90 बराबर 0। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करो भैया, 90 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पे 13 मिले, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे, तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे आर 18 माइनस 18 पंजे 90 और 18 में से 5 घटाएंगे 13 बचेगा, सही है, 90 बराबर 0। गुणा करा दीजिए इसका,
तो आर पे घात 2 प्लस ये 18 आर हो जाएगा, माइनस का 5 आर हो जाएगा, और माइनस का 90 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम आर कामन लेंगे, जब आर कामन लेंगे तो आर प्लस 18 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 5 कामन लेंगे तो यहाँ पे आर प्लस का 18 बराबर 0। तो आर प्लस 18 और आर माइनस 5 बराबर 0 इतना। अब यहाँ से क्या करना, पहले यही लिख लो, आर प्लस 18 बराबर 0, 18 को उधर भेजो तो आर बराबर माइनस 18। अब आपको पता ही है तो आंसर अमान्य हो जाएगा, अमान्य, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे आर है प्यारे बच्चों, ये आर माइनस 5 बराबर 0। अब ये 5 को उधर भेज दो तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। चलो प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसमें गागमला, तो इसमें माध्य ज्ञात करना है। अब इसका हम गागमला नहीं कराएंगे, गागमला माध्य बहुत सरल है, अपने आप करिए से, ठीक। घाघड़ी बता रहे हैं इसका। दूसरे घाघड़ी, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर है। कितनी है? आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर है, ठीक है। तो यह प्रश्न कर रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो प्यारे बच्चों छोटी भुजा हमने x मान ली है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। फिर इसके बाद यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक। तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना यहाँ पर भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। और थोड़ा चित्र भी बना के दिखा दें हम आपको, देखो चित्र यहाँ पर चलो बना के दिखा देना छोटा सा हम ये। तो बेटा हमने ये वाली भुजा x मानी है, अब ये इसका विकर्ण है, तो इसका विकर्ण है हमारा x प्लस 60। अब ये छोटी भुजा है तो ये वाली हमारी बड़ी भुजा है, कितनी है? x प्लस 30 मीटर। तुम्हें इन दोनों की माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण कितना है? x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का होल वर्ग बराबर आधार कितना है, यानी कि यही दोनों भुजाएं लिख दी जाएंगी। तो x का वर्ग प्लस x प्लस, अब आपको पता ही जो कर्ण होता है वो एक साइड रखा जाता है, तो इसका कर देंगे प्रसार। तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ये x² प्लस 3600 हो जाएगा ये, और प्लस 120x हो जाएगा बराबर। तो ये x² हो जाएगा प्लस x² ये 900 बन जाएगा, और प्लस ये 60x हो जाएगा। अब यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पक्ष को इधर लिख लो। तो यहाँ पे x² प्लस का 60x और प्लस का 900। अब इन दोनों को इधर लाएंगे, चलो पहले लिख लो, आप ऐसे घुमा दो अभी, ठीक है। अभी मैंने पदों को घुमा दिया, अब इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस का 60x प्लस का 900, इनको इधर लाओ तो माइनस का 3600 हो जाएगा, माइनस का 120x हो जाएगा बराबर 0। अब आपका हो जाएगा ये x², अब ये माइनस का 120 और ये प्लस का, तो माइनस का 100 माइनस का 60 बचेगा। अब ये माइनस का बचेगा हमारा 2700, ठीक, बराबर 0। अब इसके कर दो गुणनखंड, तो 2700 के ऐसे गुणनखंड करिए घटाने पे 60 मिले, तो आपका ये हो जाएगा 2700 को करेंगे तो 90 गुणा 30 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, घटाएंगे तो 60 मिलेगा। तो x² माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 30 माइनस का 2700
बराबर 0। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और माइनस माइनस प्लस 30x बराबर 2700। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये x माइनस 90, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 90 कितना बराबर 0। अब ये x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0 इतना। तो पहले यहाँ से मान निकालेंगे x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, x प्लस 30 बराबर 0, 30 को उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 30। तो ये वाला बेटा आंसर अमान्य हो जाएगा, अमान्य यहाँ पे लिख देना, तो ये वाला मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो निकला वो 90 मीटर निकल के आया। अब यहाँ पे हमने भुजाएं कौन कौन से मानी थी, देखिए हमारे पास भुजाएं यही तो दो हैं, यानी विकर्ण नहीं पूछा। चाहो तो आप सब में मान लगा दो। ठीक है, तो ये छोटी भुजा है, ठीक, x का मान छोटी भुजा है और ये विकर्ण और ये बड़ी भुजा है। तो हमें इन दोनों की माप पूछी है। ठीक, यही दोनों तो भुजाएं, इन दोनों की माप पूछी है। तो यहाँ पे ये एक तो आंसर ये निकल के आएगा 90 मीटर। ठीक है, अब x की जगह पे 90 यहाँ लगा दो तो 30 और 90 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक काम करिए, आप पहले x लिख लो और x प्लस 30 लिख लो। अब x का मान 90 निकल के आया तो यहाँ पे 90 हो जाएगा 90 मीटर, और ये हो जाएगा 90 और 30, यहाँ पे 90 90 30 120 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। और प्यारे बच्चों इसका आंसर है वो गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 90 कर लीजिए। ठीक है, तब आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। और इसका जो घाघड़ी है वो हमने छोड़ दिया। घाघड़ी क्यों, इसका जो चौथा नंबर है, जो तीसरा नंबर है वो आप अपने आप करना। ठीक है, बहुत सवाल लगा चुके हैं आपने। यदि इतने शर्टों का हल देख लिया है तो आप सीख गए होंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, करके देखना खुद अपने आप भैया। इसको थोड़ी मेहनत भी तो करिए आप। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है, तो इसका चित्र पहले बना लें आप। ये हमारा चतुर्थांश है, इसका नाम है ए और ये बी और ये सी। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे हम इस प्रकार। ये अब बीसी को व्यास मान के यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा जाता है इस प्रकार। ये तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाली माप 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली भी माप 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले इसकी माप निकालेंगे, तो ये वाला कोण हुआ हमारा 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लो चतुर्थांश हेडिंग डाल के, चतुर्थांश। ठीक, तो चतुर्थांश जो थीटा बराबर वो कितना है, 90 अंश है। चतुर्थांश का कोण ही 90 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी आर है तो वो हमारी 14 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों इसको व्यास मान के एक अर्धगोला खींचा गया, तो यहाँ पे इसका केंद्र होगा, तो पर इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले ये वाली बीसी ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज BAC में। ठीक है, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस AC का वर्ग। तो आपका हो जाएगा 14 का वर्ग और प्लस 14 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे BC बराबर अंडर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 14 गुणा 14 इस प्रकार। और 14 इसका जोड़ा बन गया, तो या तो आप इसका वर्ग करिए, इन दोनों का वर्ग कर लीजिए, बाद में जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर गुणनखंड काटिए आप, तो ये 14 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इसकी जो पूरी माप ये वाली है हमारी, ये इसकी जो माप निकलेगी वो 14 अंडर रूट 2 निकलेगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7 अंडर रूट 2, ये 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी अर्धवृत्त का व्यास निकला ये, अर्धवृत्त का व्यास बराबर है 14 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या 2r कर लीजिए, बराबर 14 अंडर रूट 2,
तो 2 सत्ते 14, तो r बराबर 7√2। अब प्यारे बच्चों हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका करना है देखना थोड़ा, इस वाले का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाले भाग का इसका, ठीक है, जो ऊपर वाला ऐसा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, ठीक, ये ऊपर वाले का करना क्षेत्रफल इसका ये, ठीक है, मैं इसे रंग दे रहा हूं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कैसे करेंगे देखना, तो सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, और माइनस, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, यानी कोष्ठ लगाएंगे, पाई r, यहाँ पे बड़ी r लिखी जाएगी, ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा और बटा 360, और माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक, इसमें मान लगाएंगे। तो आपका हो जाएगा ये 1/2 पाई का मान 22/7, और छोटी r का मान है 7√2, फिर 7√2 और माइनस इसका मान, पाई का मान 22/7 लगा दीजिए, 22/7 नीचे निकाल देंगे, r का मान 14 गुणा 14, और थीटा का मान 90/360, माइनस 1/2 r का मान 14 गुणा 14 और साइन 90, इस प्रकार ये, ठीक है। अब इसको हल करिए जरा ध्यान से। अब प्यारे बच्चों यहाँ ये 7 से 7 कट जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बचेगा, ठीक है, ध्यान समझना भैया, क्वेश्चन 11। अब देखो √7 का, यानी कि √2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक, और 7 दूनी 14 हो जाएगा फिर आपका ये, माइनस, अब यहाँ से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 90 एकम 90, और 90 चौको 360 होता है, फिर 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अब 22 सत्ते 154 बचा हुआ यहाँ पर, 154, और माइनस, अब 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14, और 4 सत्ते 98, और साइन 90 का मान 1, ठीक। और जब इसका गुणा करेंगे, जब प्यारे बच्चों इसका गुणा करेंगे, तो 14 एकम 14 हाथ से ले, 14 एकम 14 15, और माइनस 154, और माइनस 98 एकम 98। अब आपको एक चीज पता होगी, जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोष्ठक से बाहर माइनस चिन्ह है, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 154 माइनस 154 और प्लस 98, 154 से 154 कट जाएगा, तो आपका निकलेगा 98 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा जूम कम कर लें, आप प्रश्न को देख लीजिए आराम से। और प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं बच्चे का कमेंट ना पढ़ें, हर एक बच्चे का नहीं कमेंट पढ़ते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब आप, प्रश्न नंबर है इसका 5वां। तो प्रश्न नंबर दूसरे का अच्छा है, तो हमने टेबल बना के तैयार कर लिए। तो ये बारंबारता में लिखेंगे यहाँ पे 2 4 7 3 ये 2। अब प्यारे बच्चों इसकी निकाली जाएगी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते देखना। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे। एक बार फिर देखिए, पहले 2 लिखेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में से 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। इस प्रकार संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब संचयी बारंबारता में देखिए इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है। संचयी बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो प्यारे बच्चों नहीं इसमें नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये 18 निकल के आया। पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद यहाँ पे जो मान आएगा ये n का मान होगा। तो n बराबर 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n बटा 2 निकालेंगे। तो n बटा 2 बराबर हो जाएगा 18 बटा 2, 2 एकम 2, 2 नियम 18 तो 9, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए 9 किसके बीच में आ रहा है। ये 9 है वो 13 के बीच में है। किसके बीच में? 13 के बीच में। तो इससे ऊपर वाला हो जाएगा CF, ठीक। इसके सामने वाला F हो जाएगा। अब इसके बाद इसके सामने वाला ये L हो जाएगा आपका। ये सब मान मिल गए। और H का मान यहाँ पे कितने कितने का अंतर है? 10 10 का अंतर है।
तो h बराबर आप 10 लिख लीजिए। ठीक, चलिए हल करिए प्रश्न। सूत्र लगा दें, माध्यक बराबर यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपका L प्लस N/2 माइनस CF और बटा F और इंटू H, ये आपका सूत्र है। मान लगा दीजिए, L का मान 20 है तो यहाँ 20 लिख दीजिए, प्लस अब इसके बाद N/2 का मान 9 है तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए, 9 और माइनस 6, CF का मान 6 है तो 6 लगा दीजिए, और F का मान 10 है, यहाँ पे देखो 10 का अंतर है तो 10 लगा दीजिए। ओ तेरी गलत हो गया, F का मान कितना 7 है तो 7 लगाइए ना यार, और H का मान 10 है, 10 लगा दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए तो 20 प्लस यहाँ बचेगा 3/7 गुणा 10, तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 30/7, 7 का भाग लगा देंगे। 20 प्लस 7 चौक 28 दशमलव, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा हुआ है, और 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए और जोड़ के ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 4 24 दशमलव 28। अब आप ये वाला 8 हटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 24.3, ये इसका आंसर आ गया। चलो प्रश्न को एक बार पूरा देख लें भाई। ये तो माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, ये तो निकालना सीख लें आप। एक सवाल आएगा जरूर से 3-4 नंबर का, निश्चित है उसमें से। ठीक है, बहुत सरल भी है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। एक नाव पुल की ओर आ रही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पुल है और ये नाव है। ठीक है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी नाव भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से 4 मिनट चलने के पश्चात यहाँ से यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लिया? 4 मिनट लिया हुआ उसने। कितना लिया? 4 मिनट। इस प्रकार फिर आगे प्रश्न क्या करा है? चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब ये जो कोण बना है वो कितना बना है? 60 अंश बना है। ठीक है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब पहले यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक यानी पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा ये बताना। तो मान के चलो x मिनट लगेगा। तो यहाँ पे A, B, C और ये D, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है? नहीं दी है। चलो भैया, इसकी ऊंचाई तो नहीं दी है तो हमने इसको h कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे माना DC एक पुल है, माना DC एक पुल है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज यही लेंगे, हमें इस x का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में तो tan 60 तो h/x हो जाएगा, h/x। ठीक, और tan 60 का मान √3 बराबर h/x हो जाएगा। तो इसके लिए चेक करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक, अब यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज ये बना लेंगे ACD में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30। तो आपका h ये कितना हो जाएगा भैया? ये h, अरे भाई ये हो जाएगा h प्लस 4 प्लस x, ये बन जाएगा h प्लस यानी h/4 प्लस x। इसका मान 1/√3, तो 1/√3 लगा दीजिए, और h का मान निकाल चुके हैं। h का मान कितना? √3x/4 प्लस x। इसका कैसे गुणा करा दीजिए? इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा बराबर 4x हो जाएगा, और तरीके 4 प्लस x रहेगा, x को उधर भेज दो तो आपका 3x माइनस x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये 2x बराबर 4, 2 का भाग लगा देंगे तो x बराबर 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 मिनट। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। प्रश्न नंबर 3 है हमारा ये।
भाई वीडियो को लाइक कर लिया करो, अब लाइक करने का कुछ नहीं जाता आपसे। लाइक कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, इसका अथवा भी बता दे रहे हैं आपको हम। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी जो एक ही सीधे रेखा में स्थित है। ध्यान समझना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी मीनार है, ठीक। यहाँ पे मीनार से 100 मीटर की दूरी पर ये एक बिंदु हमारा ए है और एक बिंदु हमारा बी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 100 मीटर है। तो ये वाली 25 मीटर है, फिर ये वाली, देखो ध्यान समझो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 100 है, ठीक है। तो नहीं है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर। इस प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक ही 100 मीटर है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण है। अब यहाँ थोड़ा समझना, इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ पर हम, तो और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो यहाँ पे यानी ये जो दो कोण है वो एक दूसरे के कोट पूरक कोण है। और कोट पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो कोट पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कर लीजिए थीटा आप, और ये वाला कर लो 90 माइनस थीटा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही बचेगा, तो ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना डीसी एक मीनार है, डीसी एक मीनार है आपकी, ठीक है। डीसी एक मीनार है, ठीक। तो यहाँ पे हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज यही ले लें हम। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर एच बटा 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, tan का उल्टा कर दें हम। जब tan को उल्टा करेंगे, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 25 बटा एच। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे हम ए सी डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा एच बटा ये एच, ये पूरा 100 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, tan क्या बन जाता है, tan बन जाता कॉट, tan 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा बराबर एच बटा 100। अब देखो कॉट का मान यानी कॉट थीटा का मान 25 बटा 100, सॉरी 25 बटा एच है। तो यहाँ पे लगा दो 25 बटा एच बराबर एच बटा 100। कैसे गुणा करा दीजिए इसका, तो ये एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500। इधर से घात हटेगी तो एच बराबर हो जाएगा √2500। और 2500 किसका मान है, ये 50 का। यही आपका आंसर आ गया 50 मीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न को एक बार नोट कर लीजिए, पूरा देख लें इसको भैया एक बार पूरे प्रश्न को। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 ऐसे कैसे करेंगे देखना भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तैरने की चाल x है, माना तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और प्यारे बच्चों बता दो, जब कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी मान लो धारा के, जैसे कोई नाव है,
नाव धारा के अनुकूल जाएगी, यानी पानी की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल है, यानी धारा की दिशा में तैर रही तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल, और तेरी की धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और जब ये चाल हमारी ये होगी, और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है। हमारी चाल कितनी है, x प्लस वाई है, और दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, और समय कितना 2 घंटे है, तो 2 1 2 तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का अर्थ होता है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो यहाँ पे प्रतिकूल में चालें घट जाएंगी तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे समय यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, वही सूत्र लगेगा आपका। तो यहाँ पे चाल कितनी है x माइनस वाई है, और दूरी कितनी है, दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 बटा 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर बन गया आपका दूसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो पहले लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो प्यारे बच्चों वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर निकलेगा हमारा 12, तो 2 1 2 2 6 12, तो x बराबर निकलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x का मान 6 निकला तो 1 में लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, और वाई को 6 को उधर भेज दो, तो वाई बराबर 10 माइनस 6, तो वाई बराबर निकलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, एक बार पूरा देख लिया आप जल्दी से भाई इसको। यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर 4 था, क्या क्या पूछा था इसमें यार, प्रश्न नंबर 4 है धारा की चाल, यानी तैरने की चाल और धारा की चाल। तो जो तैरने की चाल थी हमारी x थी, तो ये निकला 6 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो 6 किलोमीटर, और जो धारा की चाल है वो हमारी 4 किलोमीटर है। ठीक, यही दोनों आंसर आ गए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का अथवा, ये कैसे करेंगे देखना भैया। तो यहाँ पे 4 का अथवा है, यहाँ पर नंबर 4 अथवा। तो यहाँ पे जो समीकरण बने रखे हैं 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5 है। तो पहले समीकरण सही कर लें, इसके नीचे कर लें हम, इसका इसमें, तो 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा हमारा 5xy, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15, इसको भी थोड़ा सही कर लो, तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 7y बराबर 15xy, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए आप। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो बेटा 7x माइनस 2y बराबर 5xy, इसको लिख लो 8x प्लस का 7y बराबर 15xy, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे 7 है, इसमें 7 गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 7 7 49x माइनस 14y बराबर, और 7 पन्ना 35xy। ठीक, 2 का करेंगे तो 8 दूनी 16x और 7 दूनी 14y, और इसका इसमें करेंगे तो 30xy हो जाएगा। तो ये बाई से बाई, और तेरी की चिन्ह बदले, हाँ यहाँ प्लस ही तो सही तो है, इससे ये कट जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 33 बचेगा, ये 33 ही बचेगा यार, ये जाना देख लिया एक बार हम।
गुणा तो नहीं गलत कर दिया हमने कहीं। 7 7 49, 7 33 ही बचेगा। ये जो प्रश्न हाथ चौथे का अथवा है, इसका आंसर भी नहीं दिया। अरे भैया मूड खराब कर दिया। पहले मैं देख लेंगे गलत तो नहीं हो गया यार ये। चलो भाई गलत तो नहीं हुआ, चलो हल करते हैं, इसे घटाएंगे। अरे घटाएंगे, जोड़ेगा ना यार ये। हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका। ये 5 6 65 हो जाएगा। इधर x हो जाएगा, ठीक। इधर जोड़ेंगे तो ये भी 65x/y हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 65x और 65x कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना, 1 बचेगा ना। तो y बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 1 निकल के आ गया। और समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 कहाँ पर है, यही तो है। तो y की जगह 1 लगाना, यहाँ 1 लगाना और यहाँ पर 1 लगाना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 7x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 5x और गुणा 1। तो प्यारे बच्चों 7x माइनस का 2 और बराबर 5x हो जाएगा। अब 5x को उधर ले आइए, तो 7x माइनस का 2x, सॉरी 5x, 2 को उधर भेज दो तो ये प्लस। अरे भैया 5x को उधर लाओ तो माइनस का 5x हो जाएगा, 2 को उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा। अब 7x में से 5x घटा दीजिए, तो 2x बराबर 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो x बराबर हमारा 1 निकल के आ गया। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। चलो 5वां कैसे करते देखना भैया। 5वां यहाँ पर tan थीटा माइनस कोट थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लाना हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS, ठीक है। तो दोबारा से प्रश्न को फिर लिखेंगे, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बना जाके प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा। अब इसे कैसे हल करेंगे देखना, प्रश्न एक बार देखना, सही लिखा, ठीक है। अब ये देखिए कॉस थीटा है आपका, तो सॉरी टेन थीटा है, टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और बटा इसको क्या लिखेंगे हम, हर में तो ऐसे लिख लो, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया इसका गुणा इसमें करो, इसका इसमें करो और नीचे का नीचे कर दो, तो कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा, और बटा ये हमारा है, ये क्या है, इसको ऐसे लिख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यानी बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। और आपको पता ही जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो प्यारे बच्चों इसके नीचे लिख लिया जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर तो ये चीज जाएगी सबसे ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो आपका रहेगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, और जब इन दोनों का आप बीच वाली संख्या को गुणा करेंगे तो वर्ग बन जाएगा ये, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे देखना भैया, अब ये थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको, एक बार पूरा देख लें यहाँ से। अब ये इतना बटा इतना लिखेंगे और इतना बटा इतना लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इनको अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर है,
भैया 1/cos² है तो ये sec² बन जाएगा, sec² थीटा, और माइनस 1/sin है तो ये cosec बन जाएगा। ये सूत्र यार, ठीक है। तो एक निकल के आ गया, पर इतना तो याद कर लीजिए, फिर आगे और देखिए। फिर इसी से आगे कैसे करेंगे देखना, वो भी देख लो। अब यहाँ पे sec² बराबर हमारा सूत्र होता है भैया, sec² थीटा बराबर होता है, इसी से आगे कैसे करेंगे, sec² थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan² थीटा, और माइनस cosec² थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot² थीटा। सूत्र होते हैं सर्वसमकाएं, आप पीछे किताब तो पलट के देखिए, उसमें दिए हैं sec² थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan² और cosec² थीटा बराबर 1 प्लस cot²। चलो मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, थोड़ा बना भी जाना मत, आपको दिखाई दे रहे हैं पलट के हम। यार पढ़ते तो लिख तो हो नहीं आप सही तरीके से। देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये देखो sec² बराबर 1 प्लस tan² लिखा हुआ है, यानी sec² की जगह पे 1 प्लस tan² लिखेंगे। अब दूसरे पेज पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखिए cosec² की जगह पे क्या लिखेंगे, cot² प्लस 1 लिखेंगे। हम वही तो कर रहे हैं भैया, किताब तो खोल के देखिए, सब इसमें सूत्र दिए हुए हैं। और जब कोष्टक से बाहर ये मान रखने के बाद, और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1 प्लस tan² थीटा, ये -1 और ये माइनस का cot² थीटा हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा ये tan² थीटा माइनस cot² थीटा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को एक बार नोट कर लें, पूरा देख लें आप। अब इसके बाद इसका आपको अथवा बता रहे हैं, 5वें का अथवा। भैया वीडियो को लाइक कर लिया करें, यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें। पांचवें का अथवा, प्रश्न नंबर 5 का अथवा। तो यहाँ पे लिख रखा है 1/cos माइनस cot बराबर, सॉरी बराबर नहीं माइनस है, 1/sin, ठीक है, और बराबर है आपका 1/sin माइनस 1/cos प्लस cot, ये है, ठीक है। प्रश्न देख लो पहले पूरा। अब सबसे पहले लिखेंगे LHS, ठीक। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखना हमें LHS, ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये राइट हैंड साइड कहलाती है इधर वाली। तो 1/ जूम हटाएं भैया, नहीं तो दिखाई भी नहीं देगा प्रश्न आपको। cosec माइनस cot, ठीक है, फिर माइनस 1/sin। चलिए भैया कैसे करते हैं देखना इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं। तो 1/cosec है, cosec को 1/sin के, यानी cosec को 1/sin कर लीजिए, 1/sin, और माइनस, और cos को cos A/sin, इस प्रकार माइनस, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा sin, ठीक। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है आपको। तो ये 1/ इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो 1 - cos A हो जाएगा और बटा sin A हो जाएगा, और माइनस 1/sin A, इस प्रकार। चलिए, और प्यारे बच्चों साइन ऊपर चला जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा ये, जब ये साइन ऊपर जाएगा, जब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा ये sin A बटा 1 - cos A, ठीक है, और माइनस 1/sin A, इस प्रकार। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसका परमीकरण करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये sin A बटा 1 - cos A। तो यहाँ पे माइनस है तो 1 प्लस cos A बटा 1 प्लस cos A, और माइनस 1/sin A से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा करेंगे लगाएंगे हम ऐसे करके 1 प्लस
कॉस ए। अभी एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है भैया साइन स्क्वायर। ठीक, ये भी सूत्र होता है साइन ए और 1 प्लस कॉस ए और बटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। ये तो हमने छोड़ ही दिया है, -1 बटा साइन ए, -1 बटा साइन ए और -1 बटा साइन ए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, ये 1 यानी 1 बटा साइन ए, ये 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी 1 बटा साइन ए और कॉस ए बटा साइन ए और -1 बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन ए से 1 बटा साइन ए कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, ये कॉस बटा साइन ए है तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट ए। तो ये हमारा LH यानी कि LHS आ गया। अब यही में हमें राइट हैंड में निकालना है। ठीक, यही चीज़ बिल्कुल राइट हैंड से हल करेंगे तो यही निकलनी चाहिए। चलिए कैसे करते हैं, पहले इतना एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल है ये। चलिए भैया अब यहीं से राइट हैंड को हल करेंगे हम, तो इसी पेज पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लकीर करके यहीं पे थोड़ा हल करेंगे, पास पास लिखेंगे, इतने में आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे RHS, तो 1 बटा साइन ए और माइनस कॉसेक और प्लस कॉट ए, ये लिखेंगे। ठीक है, चलो भैया ध्यान समझना इसको कैसे करते हैं हम, थोड़ा जूम इसको भी कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा साइन ए माइनस 1 बटा कॉसेक है, कॉसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन ए और कॉट को लिख दो कॉस ए बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन ए माइनस 1 बटा, इसके हर समान है तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और बटा साइन ए। अब ये साइन ए ऊपर पहुंचा देंगे तो 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। अरे भैया ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ, ठीक, कॉस 1 प्लस कॉस ए, ठीक, 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है। तो 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा इसका पर में कट कर देंगे तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए है तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर देंगे, 1 माइनस कॉस ए का गुणा। ठीक, तो 1 बटा साइन ए माइनस, तो ये पहले साइन ए को ऐसे लिख लो और 1 माइनस कॉस ए और बटा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए। अभी हमारा सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो ये साइन स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर ए, तो ये इससे कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा साइन ए और माइनस 1 माइनस कॉस ए बटा ए, सॉरी साइन ए, इतना। अब इसको लिखेंगे 1 बटा साइन ए माइनस कोष्ठक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बटा साइन ए माइनस कोस ए बटा साइन ए, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो साइन ए और माइनस 1 बटा साइन ए, ये माइनस माइनस प्लस कोस ए बटा साइन ए, इससे ये कट गया। तो ये कॉस बटा साइन बचा हुआ हमारा, क्या ये कॉस बटा साइन, तो यही तो बन जाएगा कॉट ए। तो हमारा देखो बेटा ये LHS भी बराबर निकला और ये RHS भी, दोनों बराबर निकल के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे दोनों LHS और बराबर RHS। चलिए प्रश्न एक बार पूरा देख लें। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।